हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। वेलकम टू कैम वेदा। और आज के हम लेक्चर के अंदर क्या करेंगे? आज के लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट वीडियो को जो हमने पढ़ा था, दैट इज अबाउट द क्वांटम नंबर्स। और उसके अंदर मैं आपको दो क्वांटम नंबर्स के बारे में बता चुका हूँ। एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेकंड वन वाज द एजिमुथल क्वांटम नंबर। आई होप कि आपको दोनों क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आज हम एक नया क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी। और उसके बाद हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्वांटम नंबर्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किससे करते थे हम? स्मॉल एम से। अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है या कैसे इसका यूज किया गया इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी बोहर मॉडल के अंदर, मैंने आपको एक लिमिटेशन बताई थी कि हम जीमैन इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे भाई, है ना। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल हम जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और जीमैन इफेक्ट क्या होता था आपका? जीमैन इफेक्ट आपको होता था कि कोई भी स्पेक्ट्रिक लाइन जो आती थी आपकी, स्पेक्ट्रल लाइन जो आ रही थी आपकी, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो एक सिंगल जो लाइन थी आपकी वो बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो जाती थी, है ना। तो इस इफेक्ट को हम बोलते थे जीमैन इफेक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इस बात का आंसर उस टाइम पर बोहर के पास नहीं था, लेकिन क्वांटम मॉडल ने इसका बहुत अच्छे से आपको आंसर दिया। आंसर क्या दिया उसने? देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है आपके? एक सबशेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिससे हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, एंगुलर क्वांटम मोमेंटम वेक्टर निकाल सकते हैं। होता क्या है कि जब मैं किसी एटम को या किसी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखता हूं, तो उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं घूमने की, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो किसी भी सबशेल में प्रेजेंट है, वो सबशेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जितने भी, जैसे डी सबशेल है, अब डी सबशेल में टोटल मैंने आपको 10 इलेक्ट्रॉन बताए थे डी सबशेल में, पी सबशेल में मैंने आपको 6 इलेक्ट्रॉन बताए थे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग डायरेक्शन में घूमने की एबिलिटी हो सकती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास लगाते हैं। और उस अलग अलग डायरेक्शन में घूमने की वजह से क्या होता है, उस अलग अलग डायरेक्शन में घूमने की वजह से उनकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है, और इसीलिए जो आपकी सिंगल लाइन है वो आपकी बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। तो क्योंकि वो डायरेक्शंस बताने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बात समझ में आ गई? क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को जो मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन जो है, ओरिएंटेशन जो है इलेक्ट्रॉन की, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाती है घूमने की। ठीक है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो अलग अलग ओरिएंटेशन हो जाती है आपकी। तो उन ओरिएंटेशंस को बताने के लिए, उन डायरेक्शंस को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। या बिल्कुल अगर आपको आसान भाषा में कहूं, तो जब हम किसी एटम को, किसी भी सबशेल को या किसी भी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो सबशेल आपका फिर आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें? ऑर्बिटल्स में। ठीक है, और हर ऑर्बिटल की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होती है। हर ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। जैसे पी सबशेल था आपका, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल थे? 3 ऑर्बिटल थे। तो मींस कि तीनों ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन है आपकी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। सिमिलरली अगर आपकी डी सबशेल की बात करें, तो डी में 5 ऑर्बिटल होते थे। तो इन पांचों ऑर्बिटल की जो डायरेक्शंस होंगी आपकी, वो क्या होंगी? आपकी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो उन डिफरेंट डायरेक्शंस को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो निकालते कैसे? देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका बहुत इजी है निकालने का तरीका। कैसे? जैसे मान लीजिए कि L की वैल्यू 2 है, पी सबशेल के लिए L की वैल्यू 2 है, तो ये किसमें स्प्लिट होता है? 3 ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होता है, 1 2 एंड 3। ओके, एक तो डायरेक्शन होगी एक्स डायरेक्शन में, ठीक, एक होगी वाई में, और एक होगी जेड में। तो इनके नंबर क्या आते हैं? हमारे नंबर जो आते हैं हमारे, एन की वैल्यू जो आएंगी वो क्या आएंगी आपकी? वो -L2 प्लस एल आएंगी। ठीक है, -L2 प्लस एल आएंगी। और कितनी आएंगी? कितनी आएंगी? देखिए इसके लिए कितनी आ रही है? 3 आ रही है। कितनी आ रही है? 3 आ रही है। क्यों आ रही है 3? क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का तरीका, सॉरी L = 1 है भाई पी के लिए, सॉरी। ठीक है,
तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए क्या आता है 2l प्लस 1 दैट इज 2 इंटू में 1 प्लस 1 3। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है उतनी डायरेक्शंस होंगी। तो नंबर एम की कितनी वैल्यू हो सकती है -l टू प्लस l, माइनस एल मतलब कितना 1, तो -1 से +1 तक, ठीक है। तो -1 0 +1 यही वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं आपको डी के लिए पूछूं तो डी के लिए क्या वैल्यू होंगी, डी के लिए एल कितना होता है, डी के लिए एल हमारा होता है 2, तो वैल्यू होनी चाहिए -2 से +2 तक। तो 5 डायरेक्शंस हो गई क्योंकि 5 ऑर्बिटल होंगे। तो कौन कौन सी होगी -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, इनके मैं नाम भी साथ में आपको बता देता हूं कि क्या नाम हमें इसके जो है वो यूज करने हैं बेसिकली। देखिए जैसे अगर हम पी की बात करें भाई, तो पी के लिए होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। दैट इज -1 0 +1। इसी तरह डी के लिए कौन कौन से होते हैं नाम याद कर लीजिएगा भाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। ये 5 डायरेक्शंस होती हैं। एक्स वाई मतलब प्लेन हो गया ना, वाई जेड भी एक प्लेन हो गया, जेड एक्स भी एक प्लेन हो गया, एक्स माइनस वाई स्क्र भी एक प्लेन होता है और डी जेड स्क्र भी एक प्लेन होता है। तो वैल्यू कितनी होगी -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। इसी तरह एफ के लिए भी होते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है एफ के लिए नेमिंग वगैरह ज्यादा, आपके लिए डी के ही आपको पता होना चाहिए। मोस्टली यूज जो होता है वो डी का ही होता है हमारा हर टॉपिक के अंदर, इसलिए हम डी पढ़ते हैं। अच्छा, एल की वैल्यू अगर 0 है, एल की वैल्यू अगर 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, एक ही होगा। 2l +1 अगर आएगा तो 1 ही आएगा वो। तो इस केस में ऑर्बिटल कौन सा होता था, एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको कि ये सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल शेप होती है ना, इसका मतलब ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। जो एस ऑर्बिटल होता है आपका वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। बाकियों की अलग अलग डायरेक्शंस होती है। ये नंबर आप याद रखिएगा, ये एम की वैल्यूज हैं आपकी, ये पी के लिए है, ये आपकी डी के लिए है। एफ के लिए करोगे तो क्या हो जाएंगी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो दिस इज द क्वांटम नंबर विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसी बेस पे मैं आपको इनकी शेप्स भी बता रहा हूं साथ के साथ ही, तो इनकी शेप्स को और साथ में समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए शेप समझने में। अगर मैं एस की बात कर रहा हूं तो ये शेप होगी बिल्कुल स्फेरिकल सिमेट्रिकल। अगर मैं पी की बात करता हूं तो पी में भाई 3 डायरेक्शंस में थे, ये था आपका एक्स डायरेक्शन, ये था आपका वाई डायरेक्शन, सॉरी इसको हम वाई मान लेते हैं यहां पे, और तीसरा आपका था जेड डायरेक्शन, तो ये आपके सामने की तरफ हो गई जेड, ठीक है। तो इसकी जो शेप होती है पी ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल की शेप होती है भाई डम्बेल शेप, ठीक है। डम्बल जो होते हैं ना वैसी वैसी शेप होती है इसकी। तो कैसे बनती है शेप इसकी, इसकी जो शेप बनती है देखिए आपकी, ये ऐसे बनती है, ये तो एक्स वाई के लिए होगी सॉरी, ठीक है, ऐसे होती है ये। इसका कहने का मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है। इसको बोलते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं, लोब। तो एक लोब किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में, एक इसमें है नेगेटिव में, ठीक है। ऐसे दिखाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, एक लोब किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में, एक इसमें है नेगेटिव में। इसी तरह वाई के लिए करते हैं भाई सेम शेप ऐसे। तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना हमने दिखा दी, ठीक है। वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव और ये नेगेटिव में नेगेटिव, ओके। इसी तरह जेड में दिखाना हो तो, अरे यार ऐसे, तो ये आपका ये जेड में आ गया, ओके। तो इस यहां इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे जेड डायरेक्शन में, ये ऐसे जाता है। देखो ओरिएंटेशन अलग अलग होगी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इस एरिया में घूम रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस एरिया में घूम रहा है, और इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस एरिया में घूम रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूम रहे हैं, या तो इस डायरेक्शन में घूम सकते हैं, या इसमें घूम सकते हैं, या इसमें घूम सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया आपका डायरेक्शंस, और ये हो गया आपकी लोब्स। ऐसे मैं आपको डी के लिए बता रहा हूं भाई, देखिए ये एक्स और ये वाई, dx y के लिए बताता हूं आपको, dx y के लिए देखिए dx में क्या होगा कि ये इन दोनों एक्सिस के बीच में होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है यहां पे, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।
तो अगर आपको इसकी डायरेक्शन दिखानी हो, ठीक है, इसकी क्या दिखानी हो, डायरेक्शन दिखानी हो, तो कैसे कहेंगे, देखो आपको यहां कहेंगे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, ठीक है। सेम सेम वैल्यू होती है आपकी भाई डी वाई जेड के लिए, मतलब एक सामने की तरफ हो गया ना, देखो इसको ऐसे समझिए आप, देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, तो ये लोब यहां है, यहां, यहां, यहां और यहां बीच में, अब ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब एक्स तो एक्स ही रहा, लेकिन वाई क्या बन गया, जेड बन गया, लेकिन क्या शेप्स बदली, नहीं बदली ना, वही है। तो सेम शेप किसकी आती है आपकी, वाई एक्स की और जेड की, उसकी भी यही शेप मिलेगी आपको। इसी तरह से देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये करता हूं कि देखो ये ऐसे था, ये ऐसे था, है ना, ऐसे था ना। अब इसको अगर मैं मान लीजिए ऐसे कर दूं कि, और इसको कैसे कर सकते, देखो ऐसे ऐसे था हमारा, इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब इसको ऐसे कर दो, तो जेड एक्स क्या बन गया, वाई बन गया, जेड तो जेड ही रहा, क्या शेप बदली, शेप बदली, नहीं बदली ना, शेप तो ऐसी ऐसी कैसी पड़ी है, तो इसका मतलब कि डी वाई जेड की और डी एक्स तीनों की शेप कैसी होती है, एक जैसी होती है, जेड एक्स कर लो, एक्स जेड कर लो, इन तीनों की शेप जो होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है। फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया आपके पास, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये बिल्कुल इसके ऊपर होती है, ऑन द एक्सिस, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑन द एक्सिस, ये ऑन द एक्सिस लोब होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ऑन द लोब्स, तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए हो गया, ओके। ये होती है बिटवीन द एक्सिस, दो एक्सिस के बीच में, और ये होती है आपकी ऑन द एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा फिर बच गया आपकी डी जेड स्क्वायर, उसमें क्या होता है बेटा, देखिए इसमें होता है कि ये तो लो बनती है एक्स और वाई डायरेक्शन में, और इसके बिल्कुल अराउंड एक सर्कल सा बन जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, यहां पर, यहां नेगेटिव दिखाते हैं हम, यहां पॉजिटिव दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होता है डी जेड स्क्वायर, इस लोब, जैसे मैं एक लोब बन गया, मान लीजिए ये वाली लोब बन गया, मेरे अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन है पूरे, ठीक है, तो वो होती है आपकी डी जेड स्क्वायर की शेप। तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स की शेप होती है, और वो आपकी पी ऑर्बिटल की शेप्स होती हैं। ये हम कहां से पता करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता करते हैं, ओके। अब अगर मैं एनर्जी वाइज कहूं आपसे, जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आते हैं तब तक इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स, अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं तो उनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। और ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम कब होगी, जब वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं होंगे। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आते ही उन सबकी एनर्जी बदल जाती है, और इसी वजह से हमें डिफरेंट लाइंस मिलती हैं, एक ही लाइन की अलग अलग लाइन मिलती है। एक लाइन किस लिए मिल रही थी पहले, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम थी, लेकिन जैसे हमने एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो एनर्जी चेंज हो गई, और एनर्जी चेंज होने की वजह से फिर हमें अलग अलग लाइंस जो है वो मिलती हैं। क्लियर हो गया। तो ये आपकी 5 डी ऑर्बिटल्स की शेप बताई मैंने आपको, और ये आपको मैंने 3 पी ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो एक्सप्लेन करी। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपको आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसको साफ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटम नंबर आपका है भाई स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमने हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का, इन एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रा हमने देखा, तो हमने देखा कि एक लाइन जो आ रही थी इनके स्पेक्ट्रा के अंदर, वो लाइंस भी एक्चुअल में हर लाइन के पास एक हल्की सी दोबारा दूसरी लाइन भी आ रही थी, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरी लाइन भी इसके आसपास आ रही थी इस तरीके से। तो उन्होंने इसके लिए रीजन क्या दिया, उसके लिए उन्होंने रीजन ये दिया भाई कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह, दो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, इसके अलावा वो खुद की एक्सिस पे भी घूम रहा है, खुद की एक्सिस पे भी ऑर्बिटल के अराउंड घूमने की वजह से तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया, डिफरेंट डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो गया, लेकिन खुद की एक्सिस पर घूमने की वजह से हर लाइन जो है वो आपकी, वो भी आगे स्प्लिट हो रही थी। एक लाइन पहले तो बहुत सारी लाइन में स्प्लिट हो गई, फिर वो लाइंस भी एक्चुअल में क्या हो रही थी, डबलेट्स आ रहे थे उनके, डबलेट्स बोलते हैं कि दो दो लाइन सबकी आ रही थी। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल के अराउंड घूमने पर तो ये लाइंस दे ही रहा है सिंगल सिंगल, लेकिन वो खुद की एक्सिस पे भी घूमता है साथ में। जैसे प्लान अर्थ है, अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है तो उससे साल बदलते हैं, और खुद की एक्सिस पे घूमती है तो उससे दिन रात बदलते हैं। तो यही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो यहां उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है भाई, वो दो टाइप के स्पिन शो कर सकता है खुद की एक्सिस पे। कौन कौन से, या तो वो शो कर सकता है क्लॉकवाइज, या वो शो कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन हूं, या तो मैं ऐसे घूम सकता हूं, ऐसे घूमता घूमता घूम रहा हूं ऑर्बिटल के अराउंड, या फिर मैं ऐसे घूम सकता हूं,
ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन खास बात है भाई इसके अंदर, कभी भी इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट स्पिन नहीं करता है, सिर्फ वो आधा घूमता है और आधा घूमते ही वापस फिर वो उल्टा जाता है। तो जैसे ही वो उल्टा आता है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, मैंने आपको बताया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बताया था ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो होता यह है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आधा क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आधा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जैसे ही उसका आधा क्लॉकवाइज चक्कर पूरा होता है, वो वापस क्या बन जाता है, एंटी। इतने में वो क्या बन जाता है, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से मोशन चलता है कि ये आधा स्पिन करा, फिर वापस से आ गया आधा, फिर उसने भी दूसरे वाले ने भी ऐसे आधा स्पिन किया, फिर वापस आधा। तो इसीलिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हम कितना शो करते हैं, या तो प्लस हाफ शो करते हैं या माइनस हाफ शो करते हैं। ठीक है, तो ये हाफ का रीजन क्या है, ये आपको मैंने दे दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, वो सिर्फ आधा ही घूम पाते हैं। तो आधा क्लॉक घूमा, ऐसे जैसे घूमा वापस आ गया, इतने में वो यहां से आया, इतने में इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज घूम रहा था वो एंटी क्लॉक हो गया, जो एंटी क्लॉक था वो क्लॉक हो गया। ठीक है, इसलिए हम डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को सिर्फ +1/2 से या -1/2 से, ये चेंज नहीं होता है। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा कितना होगा, +1/2 और -1/2। तो यहां से आपके लिए एक टॉपिक और बनता है, छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है आपका, वो आपका है कि आप खुद की एक्सिस पे घूम रहा है तो उसकी वजह से भी कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा, उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जैसे मैंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताया था एजिमुथल क्वांटम नंबर में, वो ऑर्बिटल के अराउंड घूमने पे प्रोड्यूस हो रहा था। तो यहां पे इसका क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका क्वांटम होता है √s+1, वेयर एस इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, h/2π। तो ये आपका आता है उसका स्पिन क्वांटम नंबर। और अगर आपको टोटल स्पिन निकालने हैं कितने होंगे, तो n इंटू में 1/2 कर दीजिए। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आपका कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो यहां तक आपका मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। दीज आर द क्वांटम नंबर्स जो आपको पढ़ने होते थे चारों, n, l, m और s। आई थिंक सबका यूज क्या है, कैसे हमने पता करना है सबके बारे में वो बता दिया। शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स हैं, और ठीक है, तो मेनली लास्ट पार्ट क्या ऑर्बिटल्स का ही है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मेनली पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है आपका, बेसिकली मैं थोड़ा सा वो आपको बता देता हूं ताकि आपको हेल्प हो जाए। जैसे अगर आपसे ये पूछ लेते हैं भाई इनमें से पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे n की वैल्यू आपको देता है, n की वैल्यू मान लीजिए मैं आपको n की वैल्यू 3 देता हूं, n की वैल्यू आपको 3 देता हूं। अब आपसे पूछ सकते हैं अगर n की वैल्यू 3 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l, m एंड s क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यू ऑफ l, m एंड s क्या हो सकती है। देखो अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1 और 2। मतलब एटम के अंदर s सब शेल भी होगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो थर्ड शेल में s सब शेल भी होगा, p सब शेल भी होगा और d सब शेल भी होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, 0। इसके लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1, 0 और +1। इसके लिए क्या हो सकती है, -2, -1, 0, +1 और +2। तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3s हो सकता है, मतलब थर्ड शेल में s सब शेल हो सकता है, 3p हो सकता है थर्ड शेल में p सब शेल हो सकता है, इसी तरह थर्ड शेल में 3d हो सकता है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है और +1/2। इन तीनों में अलग अलग ऑर्बिटल हैं, तो हर ऑर्बिटल में -1/2, मैं यहां इकट्ठा लग रहा हूं, +-1/2, इसमें भी +1/2, इसमें भी +-1/2। इसी तरह यहां भी +-1/2, +-1/2, +-1/2, +-1/2, +-1/2। तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी m की वैल्यू 0, इस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए -1, इसके इसी तरह इसके लिए, इसी तरह इसके लिए। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है पता करने का कि क्या क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं कहता हूं कि इसमें 4 ब्लॉक को देता हूं कि n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू -1 है और s की वैल्यू +1/2 है। एक तो ये पूछ लिया। एक आपसे दे दिया अभी n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू -1 है, s की वैल्यू +1/2 ही है। तीसरा आपको दे दिया अभी n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू
-1 है और s की वैल्यू -1/2 है। और एक लास्ट में देता हूं कि n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू -2 है और s की वैल्यू +1/2 है। तो इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो गलत है, कौन कौन सी ऐसी वैल्यू जो ठीक है और कौन कौन सी ऐसी वैल्यू जो गलत है, मतलब कॉम्बिनेशन कौन कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। पहले वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है भाई, देखिए n की वैल्यू 4 है, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 और 3, तो मतलब ये ठीक है, l हो सकता है 2। अगर l 2 हो सकता है तो m -1 हो सकता है ना, क्योंकि l की वैल्यू 2 है तो m कितना हो सकता है, -2, -1, 0, +1 और +2, तो +1 है भाई, सॉरी -1 है भाई, तो इसलिए -1 ले सकते हैं और s तो +1/2 हो ही सकता है। ठीक है, यहां देखिए n की वैल्यू 3 है, क्या l 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0, 1 और 2 तक हो सकती है, तो ये गलत है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, आगे देखना ही नहीं है हमें। यहां देखिए n की वैल्यू 3 है तो l 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 0, 1 और 2। अब m कितना है, -1 है, क्या m -1 हो सकता है, नहीं, क्योंकि l कितना है, 0, 0 किसके लिए होता है, s के लिए, और s के लिए m की वैल्यू क्या होती थी, 0 ही होती थी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब गलत है। थर्ड वाला देखिए n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है, हो सकती है, पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन क्या n की वैल्यू -2 हो सकती है, नहीं। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू तो -1, 0 और +1 ही हो सकती है, तो -2 तो कैसे भी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये भी नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये हुआ। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि 4 कॉम्बिनेशन दिए होते हैं आपको और कौन सा आपका ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है देखने का। ठीक है, इससे इसको देखिए, इससे इसको देखिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस पहले इनको देखना होता है कि ये ठीक है कि नहीं है। क्लियर हो गया, तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपका है वो एग्जाम के अंदर आपका आ सकता है। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आते हैं, क्वांटम नंबर से भाई बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं क्वांटम नंबर से, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई 4, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n की वैल्यू 4 है तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उस बात को प्रूव भी करना है फिर बाद में आपको कि हाँ ये बात सही है। अगर n की वैल्यू 4 है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, अगर n 4 है तो 2n स्क्वायर हम यूज करते थे, तो यानी 2 इंटू में 4 का स्क्वायर यानी 32 इलेक्ट्रॉन है। अब चेक करते हैं कि क्या इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते भी कि नहीं होते हैं। देखो अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होंगी, 0, 1, 2 और 3, मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही होता है। इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं, पता था, बताया था मैंने, ऑड नंबर में आएंगे। इसमें कितने होते हैं, 5, इसमें कितने होते हैं, 7, क्यों, ये s सब शेल है, ये p सब शेल है, ये d सब शेल है, ये f सब शेल है, तो d p सब शेल में 3 ऑर्बिटल, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल, f सब शेल में 7 ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो इसमें 2 आएंगे, इसमें कितने आएंगे, 2 इंटू 3, इसमें 2 इंटू 5, इसमें 2 इंटू 7, है ना, तो 2 + 6 + 10 + 14, तो कितना होगा टोटल, ये 14 + 10 24, 24 + 6 30, 30 + 2 32, तो दिस इज द आंसर, ये हमने प्रूव कर दिया। बोहर के पास इसका आंसर नहीं था लेकिन हमने आंसर प्रूव कर दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे। ठीक है, अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं भाई, मैं और थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल कर रहा हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा, इनमें इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको जिनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। कैसे पता करो, देखो एक तो इसमें कि 2 आ सकते हैं ना, इन दोनों का 0 होगा क्योंकि ये एस में है, तो 2 तो यहां से हो गए, इसमें आओ, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 6, 6 में से -1, 0 और +1, दो यहां से आ गए पी से। ठीक है, इसके बाद डी में आओ, डी से भी 2 ही आएंगे और एस से भी, एफ से भी 2 ही आएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 2, 4, 6 और 8, तो ये आपका आंसर हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे किया आप थोड़ा खुद भी ट्राई कीजिएगा। तो ये था आपका क्वांटम नंबर का टॉपिक कंप्लीट। अभी इस चैप्टर से आपके सिर्फ 1 या 2 टॉपिक और रह गए इंपॉर्टेंट से, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा लास्ट के वीडियो में, अभी सॉरी लास्ट में इस वीडियो के, तो वो आपको ट्राई करने हैं और आपको आंसर अपने चेक करने हैं कि हमें कितना क्वांटम नंबर आया है। ठीक है, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफी है। और अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इसके देख के जा रहा हूँ आपको, उसको आप क्वांटम नंबर्स के ट्राई कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जेई के अंदर, नीट के अंदर और स्कूल एग्जाम्स के अंदर, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं होते हैं, ज्यादा इजी होते हैं, बट कीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपके वो क्वेश्चन, इनको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपके हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से।
चलिए जी, तो अब हम मिलेंगे कल। और मंडे को आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी, तो कुछ हो गया था मुझे भी ऐसे ही काम सा, तो मैं शायद नहीं डाल पाया, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। बट कोशिश तो मैं करता हूँ कि डेली वीडियो भी डाल पाऊँ, बट चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा चैप्टर हमारा कंप्लीट फटाफट से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम, तब तक के लिए बनते पढ़ते रहिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए चैनल को, जो आपने कर रखा है तो औरों से करवाइए। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑल द बेस्ट।